अब हम प्रकाश जो अध्याय पढ़ रहे थे, जो टॉपिक हमने लेके चले थे प्रकाश, उसका पार्ट सेकंड हम देखते हैं। तो इस पार्ट सेकंड के अंदर हम क्या चीज देखेंगे, तो हम जो हमने दर्पण पढ़े थे, गोलीय दर्पण पढ़े थे कि अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है, इन दोनों को तो हमने समझ लिया था कि ये किस प्रकार के होते हैं। अब हम इन दोनों दर्पणों के कारण जब इनके आगे अलग अलग स्थान पर बिंब रखे हो तो उससे प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, उन सारी स्थितियों को देखेंगे। पहले हम चित्र बना करके एक एक स्थिति को भी देखेंगे, फिर एक सारणी बना करके हम याद भी रखेंगे कि कौन सा स्थिति पर कौन सा प्रतिबिंब कहां बनता है, तो वो सारी चीजों को अभी हम देखेंगे। तो इससे पहले कि हम दर्पण से बनने वाले चित्रों को अर्थात प्रतिबिंबों को देखें, हमको कुछ नियम है इनके, वो ध्यान में रखने पड़ेंगे कि प्रकाश की किरण जब किस तरह से गति करती है तो परावर्तन के पश्चात वो कैसे जाती है। उन नियमों को ध्यान रख करके ही हम जो है प्रतिबिंब के चित्र बना सकते हैं। तो देखिए वो नियम क्या है। तो मुख्यतः 4 नियम है गोलीय दर्पण से जब भी प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, ये 4 नियम है। इन नियमों को ध्यान में रखेंगे तो ही हमसे जो है प्रतिबिंब का निर्माण हो पाएगा। तो वो क्या नियम है, तो पहला नियम हम लेके चल रहे हैं, ये है मुख्य अक्ष के समांतर। अर्थात जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो क्या होगा। तो देखिए मैंने डायग्राम यहाँ पहले से बना रखा है, ये एक अवतल दर्पण का डायग्राम है, क्योंकि इस तरफ इसके क्या है, तो इस तरफ इसके कांच है और दूसरी साइड हमने इसको कलर किया हुआ है, पेस्ट किया हुआ है सिल्वर से। तो ये अंदर वाला सिरा धसा हुआ है, हम जानते हैं अवतल दर्पण है। इसी प्रकार मैंने यहाँ उत्तल दर्पण बना रखा है। देखिए इसके इस तरफ कौन है, तो इस तरफ कांच है। तो ये कांच वाला सिरा कैसा है, उभरा हुआ है, बीच में से उभरा हुआ है बाहर। तो इस तरफ से देखने पर ये कांच का सिरा उभरा हुआ है। हमेशा हम दर्पण को कांच की साइड से ही देखते हैं, तो कांच की साइड से देखने पर ये बीच वाला सिरा उभरा हुआ है, किनारे इसके अंदर धसे हुए हैं, इस तरह मुड़ा हुआ है। तो ये हमारे है उत्तल दर्पण। हम जानते हैं उत्तल दर्पण में ये इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो ये किसी गोले का भाग होगा, तो उसका केंद्र, इसका वक्रता केंद्र होगा C, और यहाँ होगा हमारे फोकस दूरी। हम जानते हैं फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इतना अगर वक्रता त्रिज्या C है तो इसकी आधी कौन हो गई, फोकस दूरी हो गई। ये हमारे अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हम देख ही रहे हैं ये जो किस गोले का कटा हुआ भाग है, तो यहाँ कोई गोला होगा तो उसका जो केंद्र होगा ये हमारे वक्रता केंद्र C है, और इसकी जो आधी दूरी यहाँ से और ये मूल बिंदु O की जो दूरी है, इन दोनों का आधा यहाँ तक कौन हो गया बीच में, तो ये हो गई फोकस दूरी। यही वाले डायग्राम मैंने 4 बार बनाए हुए हैं, तो क्योंकि हमको 4 स्थितियां यहाँ पर देखनी है। तो पहली स्थिति हम ले रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, अर्थात प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों क्या होगा, मुख्य अक्ष कौन सी है, ये वाली। इस अक्ष के समांतर कैसा आएगी प्रकाश की किरण, तो देखो ये आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, इस अक्ष के समांतर चल रही है, तो समांतर आई। तो ध्यान रखिए हमेशा जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जाती है। किस बिंदु से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये हमेशा नियम याद रखो, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के बाद किससे जाती है, फोकस से जाती है। और इसका उल्टा, जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है, जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है, जैसे यहाँ यही दर्पण है, अवतल दर्पण इधर था, अवतल दर्पण यहाँ बना लेता हूँ, ये दूसरी स्थिति ले रहा हूँ, फोकसीय किरण। फोकसीय किरण का मतलब ऐसी किरण जो फोकस से आ रही हो, अर्थात ये प्रकाश की किरण कैसे आ रही है, फोकस से आ रही है, फोकस से जा रही है और फिर किससे टकरा रही है, दर्पण से। तो दर्पण से टकराने के बाद कैसे हो जाएगी, तो समांतर हो जाएगी। देखो ये मुख्य अक्ष के कैसी हो गई, समांतर हो गई। तो ये जो नियम था हमारा कह रहा था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो किससे जाती है, फोकस से जाती है। इसी का उल्टा, जब फोकस से आती है तो किसके समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से चल जाएगी, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ऐसा का ऐसा उत्तल दर्पण में भी होगा। अब देखिए उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण हम यहां से चलाते हैं, इस दिशा से चलाते हैं, क्योंकि इस साइड कांच है तो हम इस दिशा से चलाएंगे। लेकिन ये हमारे मुख्य अक्ष है, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है इसमें फोकस और वक्रता केंद्र कहां आते हैं, इस कांच के अंदर साइड, ये जिस तरफ हमने कलर कर रखा है उस साइड होते हैं। तो दूसरी साइड है ये, तो समांतर जब चलाएंगे तो देखो समांतर प्रकाश की किरण ये चलाई, अब ये कैसी चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण। तो हम जानते हैं जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो टकराने के बाद कहां से जाती है, फोकस से जाती है। तो देखो इधर के बाद फोकस तो इधर है, तो ये तो दर्पण के अंदर जानी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं दर्पण के अंदर तो प्रकाश की किरण नहीं जाएगी। जब भी हम दर्पण लेते हैं तो प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा करके वापस आती है, यानी किरण का हमेशा परावर्तन होता है। तो किरण तो वापस इसी दिशा में जाएगी, तो इस दिशा में कहां जाएगी, पर हमें यह नियम ध्यान में रखना है कि जाएगी तो फोकस से ही।
जब समांतर आएगी तो किससे जाएगी, फोकस से, लेकिन फोकस तो अंदर है, अब अंदर तो जा नहीं सकती, तो ये इस दिशा में जाएगी जैसे ये कहां से आ रही हो, फोकस से आ रही हो। ये इस तरफ मुड़ेगी जैसे ये कहां से आ रही है, फोकस से। देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे फोकस से आ रही है और यहां जा रही है। तो जो समांतर आई वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। यहां देख लो कि यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, फोकसीय किरण, ऐसी किरण जो फोकस की से आ रही हो। अब यहां फोकस तो अंदर है, फोकस से तो आएगी नहीं, कांच है, इस साइड कांच है, तो प्रकाश की किरण तो इधर से कहीं आएगी, तो फोकस पे कैसे आएगी, तो ऐसी प्रकाश की किरण बनाओ जो फोकस पे आ रही है। देखो ये बना दी मैंने प्रकाश की किरण, क्योंकि ये किस तरफ आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है। देखो ऐसा लग रहा है ना फोकस की तरफ आ रही है, तो ये फोकसीय किरण हो गई। और जो फोकस की तरफ आ रही है वो टकराने के बाद कहां चल जाएगी, तो समांतर हो जाएगी। तो ये टकराने के बाद कैसी हो गई, समांतर हो गई। तो जो समांतर आएगी वो फोकस से जाएगी, जो समांतर आएगी वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से आएगी वो समांतर हो जाएगी। ये दो नियम हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी फोकस से चल जाएगी, जो फोकसीय किरण जो फोकस से आएगी वो समांतर हो जाएगी। उसके बाद देखो अभिलंब किरण क्या होती है, तो अभिलंब किरणें वो प्रकाश की किरणें होती है जो वक्रता के अंदर सी से आती है और दर्पण पर लंब बनाती है। जैसे ये सी से, ये सी से आएगी, तो कहां से जा रही है, किस बिंदु से जा रही है, सी से। और जो प्रकाश की किरण सी से जाती है वो टकराने के बाद सी पर से ही लौट जाती है। इसका तो बड़ा सिंपल सा है अभिलंब किरण का, कि जो प्रकाश की किरण सी पर से जब भी जाएगी वक्रता के अंदर से, तो टकराने के बाद वो वापस सी से ही चली जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ वक्रता के अंदर सी यहाँ है, तो लेकिन किरणें तो इस तरफ से चलानी, तो ये सी की तरफ आएगी ऐसे। ये देखो ऐसा लग रहा है कि सी की तरफ आ रही है, तो जो किरण सी की तरफ आती है वो टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। उसके बाद है तिर्यक किरण। तिर्यक किरण कौन सी होती है, तो तिर्यक किरण वह किरण होती है जो मूल बिंदु की तरफ, ये जो मूल बिंदु है इसकी तरफ आती है, तो मूल बिंदु की तरफ इस तरफ से आएगी, तो ये टकराने के बाद जितने कोण पर यहां से आई है उतने कोण पर यहां चली जाएगी। ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये जितने कोण पर आएगी टकराने के बाद उतने ही कोण पर चली जाएगी। ऐसा कैसा यहाँ भी होगा, जितने कोण पर आएगी ये मूल बिंदुओं पर, टकराने के बाद उतने ही कोण पर चली जाएगी। ये तिर्यक के लिए है। तो ये चार नियम को जब हम ध्यान में रखेंगे तो ही दर्पण से बनने वाले सभी प्रतिबिंबों को हम समझ पाएंगे। तो चार नियम को ध्यान कैसे रखेंगे, जो समांतर आएगी वो फोकस से चल जाएगी, जो फोकस से आएगी वो समांतर हो जाएगी, जो सी से आएगी वो सी से ही जाएगी, और जो मूल बिंदु ओ पर जाएगी वो उतना ही कोण बना करके परावर्तित हो जाएगी। अब इन चार नियमों को हमको ध्यान में रखना है और उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को समझेंगे, और समझने के बाद हम उसकी सारणी बना करके याद भी रख लेंगे कि किस तरह से कहां पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमारे को अगर ये समझ में आ जाएगा तो हम ये चित्र भी बना सकते हैं, और समझ के हम किसी भी बिंब की अलग अलग स्थिति के लिए ये निकाल भी सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, उन चीजों को भी समझ सकते हैं। बाकी हम याद तो कर ही लेंगे सारणी से भी, तो वो इजी तरीका हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हम सारणी से ये सारे नियमों को याद भी रख सकते हैं। तो चलो इन नियम की सहायता से अब हम दर्पण से बनने वाले अलग अलग प्रतिबिंबों को देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले ले रहे हैं कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो कहां कहां पर होता है। तो हम अवतल दर्पण लेंगे और उसके आगे अलग अलग स्थिति पर हम बिंब को रखेंगे और फिर उससे बनने वाले सारे प्रतिबिंबों को देखेंगे। तो यहाँ एक ही सारणी के अंदर, एक ही चार्ट के अंदर हम चित्र भी देख लेंगे और सभी चीजों को लिख भी लेंगे और सभी को याद भी रख लेंगे। तो यहाँ हमें इसको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है कि ये चित्र निर्माण किस तरह से होता है, प्रतिबिंब निर्माण किस तरह से होता है। तो पहले हम अवतल दर्पण के लिए कर रहे हैं कि सारी स्थितियां, तो हम कौन कौन सी स्थिति देखेंगे। तो देखिए पहली स्थिति हम अनंत पर लेंगे, फिर या मैं एक बार बना देता हूं क्योंकि ये अवतल दर्पण इस तरह का होता है, हम जानते हैं। इसमें इस तरफ कांच होता है और अवतल दर्पण में ये दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है वो वक्रता के अंदर सी होगा और उसका आधा कोई फोकस दूरी f होगी। अब इससे जब हम प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे तो देखिए बच्चों, आप अपने आप ही समझो कि इसमें हम बिंब रखेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी बिंब रखेंगे और उसके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेंगे वो देखेंगे। तो बिंब हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो देखो पहले दर्पण है, कोई कांच है मान लो, तो उससे हम कहाँ रख सकते हैं बिंब। तो पहली स्थिति तो अनंत पर, इतनी दूर रख दिया हमने बिंब को, बहुत ज्यादा दूर। मान लो यहाँ पर हमने पहली स्थिति पर रख दिया, अनंत पर हमने रख दिया। अब अनंत का मतलब इतनी दूर हो गया, तो पहली स्थिति तो कौन सी होगी, अनंत पर होगी। फिर हम इसको पास लाते जा रहे हैं, अनंत के, अनंत से लाते जा रहे हैं, अभी भी ये बहुत ज्यादा दूर है, तो कौन सी स्थिति कहलाएगी, अनंत वाली कहलाएगी। लेकिन जब हम सी के पास पहुंच जाएंगे, थोड़ा पास, तो ये होगी वक्रता के अंदर सी व अनंत के मध्य। तो दूसरी स्थिति कौन सी हो जाएगी, अनंत और वक्रता के अंदर सी के मध्य। लेकिन अब की बार हम कहाँ ले आए, सी के थोड़ा पास ले आए। तो एक स्थिति तो हम लेंगे अनंत पर, कैसा चित्र बनेगा। दूसरा हम अनंत और वक्रता के अंदर सी के बीच में हम यहाँ पर कहीं बिंब
बिंब की स्थिति देखेंगे। तीसरी स्थिति कौन सी देखेंगे, जब बिंब को कहां ले आए, सी पर ले आए, तो तीसरी स्थिति कौन सी होगी, वक्रता के अंदर सी पर होगी। फिर हम सी से जैसे आगे बढ़ेंगे तो सी और एफ के बीच में जब तक रहेंगे, ये चौथी स्थिति हो गई, सी और एफ के बीच वाली स्थिति, यहां हमने बिंब रखा है। फिर पांचवी स्थिति कौन सी हो जाएगी, जब इसको कहां ले आए हम, बिंब को एफ यानी फोकस दूरी पर ले आए, तो पांचवी स्थिति ये होगी। और छठी स्थिति देखो, एफ से जैसे आगे बढ़ेंगे जब तक मूल बिंदु ओ तक नहीं पहुंच जाते, ये यहां तक नहीं पहुंच जाते, ये कौन सी है, छठी स्थिति है, फोकस और ओ के बीच में, मूल बिंदु ओ के बीच में। तो इन 6 ही स्थितियों को हम यहां देखेंगे और 6 से बनने वाले प्रतिबिंब को देखेंगे। हम पहली स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति कौन सी है, जब बिंब कहां रखा हो, अनंत पर रखा हो। तो मैं यहां चित्र बना देता हूं। तो ये हमारे अवतल दर्पण है, ठीक है। यहां पर हम जानते हैं फोकस दूरी f है, यहां पर वक्रता के अंदर c है। हमने बिंब कहां रखा है, अनंत पर रखा है, अनंत यानी बहुत दूर रखा है कहीं पर बिंब। तो देखिए बच्चों, जब भी बिंब अनंत पर रखा होता है तो जो प्रकाश की किरणें आएगी वहां से वो समांतर आएगी, इस तरह से। हमेशा ध्यान रखो, जब भी बिंब अनंत पर रखा है तो प्रकाश की किरणें कैसे आएगी, समांतर आएगी, इस तरह से। तो सारी प्रकाश की किरणें कैसी आ रही है, समांतर आ रही है। और हम जानते हैं जब भी प्रकाश की किरणें समांतर आती है तो किस बिंदु से जाती है, फोकस से जाती है। अभी हमने नियम पढ़ा था ना, जब भी प्रकाश की किरणें समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। तो यहां समांतर आ रही है तो कहां से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। तो देखिए, जो जो प्रकाश की किरणें समांतर आ रही है वो कहां से चलेगी, फोकस से चलेगी, यहां से, ठीक है बच्चों। उसके बाद फोकस से अगर प्रकाश की किरणें सारी जा रही है, यहां से भी अगर कोई और समांतर प्रकाश की किरण आएगी वो भी कहां से जाएगी, फोकस से। तो सारी प्रकाश की किरणें परावर्तन होने के पश्चात एक ही बिंदु से गुजर रही है, एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। वो किस बिंदु पर काट रही है, फोकस पर। और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती है वही बनता है बिंब, बिंब का प्रतिबिंब, सॉरी प्रतिबिंब का निर्माण वहीं पर होता है। तो ये जो बिंब अनंत पर रखा था इसका प्रतिबिंब कहां बन गया, फोकस पर बन गया, क्योंकि सारी किरणें कहां काट रही है, फोकस पर काट रही है। तो एक चीज तो हमारे समझ में आ गई कि जब बिंब अनंत पर रखा होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। और इस चीज को मैं याद भी करवा देता हूं, इसको याद ही रख लो कि अनंत पर जब भी बिंब रखा होता है तो प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है, फोकस पर बनता है। और जब बिंब फोकस पर रखा होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर रखा बनता है। इस दोनों चीजों को एक साथ याद रख लो। जब अनंत पर रखा होगा बिंब तो फोकस पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और फोकस वाली स्थिति कौन सी, ये रही कि फोकस पर कौन रखा होगा, बिंब। तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, अनंत पर। इसको अभी से लिख दें हम, और चाहे तो हम बाद में भी लिख लें। दोनों चीजें एक साथ ध्यान में रख लो। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बन जाएगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बन जाएगा। ये दो चीजें तो एक दूसरे के उल्टा चलती है, ऐसे याद रख लो। तो बिंब की स्थिति हमने अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब कहां बन गया, फोकस पर बन गया। आगे चलते हैं कि प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा। प्रतिबिंब मतलब आभासी होगा कि वास्तविक होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा, किस तरह का होगा। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा, ये दो चीजों में से एक कंफर्म कर लिया करो कि कैसा होगा। तो देखो, प्रकाश की किरणें जब भी टकरा करके वास्तव में एक दूसरे से मिलती है, देखो प्रकाश की किरणें यहां से आई और टकराने के बाद यहां से चल गई, यहां से आई टकराने के बाद यहां से चल गई। यहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें हमें मिलती हुई दिख रही है, कहीं पर हमने डॉट डॉट लाइन नहीं बनाई है, आभास नहीं हो रहा हमें, ये रियल में प्रकाश की किरणें यहां पर मिल रही है हमें। तो जब वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब का स्वरूप भी कैसा होगा, वास्तविक होगा। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलेगी तो प्रतिबिंब का स्वरूप भी कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तव में जब भी कोई प्रकाश की किरणें मिलती है तो प्रतिबिंब हमेशा बनता है, उल्टा बनता है। ये ध्यान ही रखो, जब भी जो प्रतिबिंब का स्वरूप है वो वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, उल्टा ही होगा। जब वास्तविक होगा तो वास्तविक के साथ उल्टा ही होता है, और जब आभासी होता है तो आभासी के साथ हमेशा सीधा होता है, वास्तव में तो उल्टा ही होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा और उल्टा होगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, वो पता रखना है। तो देखो, हमने कांच के सामने बिंब को कहां रखा है, अनंत पर। हम तो ये देख ही रहे कि कांच के सामने जब भी हम, जैसे हम कांच के सामने खड़े हैं, अगर हम अनंत पे चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे, तो हमारा चित्र कैसा बनेगा, कांच में बहुत छोटा बनेगा कि बहुत बड़ा बनेगा, हम जानते हैं बहुत ज्यादा छोटा बनेगा। तो यहां पर हम जब बिंब को अनंत पर रख रहे हैं, इतनी ज्यादा दूर रख रहे हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। तो ये इस तरह से हमारा पहली लाइन यहां पर क्लियर हो गई कि जब बिंब अनंत पर रखा होगा, अनंत का तो हमको याद ही है, अनंत पे जब भी रखते हैं तो फोकस पे बनता है, फोकस पे रखते हैं तो अनंत पे बनता है। तो अनंत पर रखा होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा, तो यहाँ किरणें हमको वास्तव में मिलती हुई दिख रही है तो वास्तविक होगा। और जब भी कोई चीज वास्तविक होती है तो उल्टी होती है, तो वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो अनंत पर रखा है तो छोटा ही बनेगा, तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। दूसरी बात,
वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में जब रखा हो तो क्या होगा, तो दूसरी स्थिति हम यहां लेकर चल रहे हैं। अब की बार हमने कहां रखा, ये फोकस दूरी हो गई, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। अब की बार हमने कहां रखा, ये अनंत पे जो रखा हुआ था इसको थोड़ा पास ले आए, लेकिन अभी सी पर नहीं पहुंचे, हमने यहां रख दिया, यहां पर बिंब को रख दिया। ठीक है, तो वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में बिंब को रख दिया, यहां रख दिया, तो स्थिति क्या होगी। तो देखो बच्चों, अभी अभी पहली स्थिति हमने देखी थी, जब अनंत पर रखा था तो बिंब अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पर बना था। ठीक है, तो अब जब बिंब को हम धीरे धीरे पास लेकर आएंगे तो उसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। अभी देख लेना कैसे होगी। तो जैसे ही हमने इसको अनंत से लेकर अगले स्टेप दूसरे स्टेप पर आ गए, फर्स्ट से लेकर दूसरी पर यहां आ गए, तो प्रतिबिंब जो पहले फोकस पे था वो फोकस से इधर दूर खिसक के कहां जाएगा, यहां बन जाएगा। इसको याद ही रख लिया करो इस तरह से, वरना हम अभी चित्र बनाना भी देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। देखो चित्र कैसे बनेंगे। अब इस पे चित्र बनाना इस बिंब का है, तो इससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देखो इसमें प्रकाश की किरण चलाएंगे समांतर, बिंब के ऊपरी किनारे से समांतर। तो जैसे ही प्रकाश की किरण समांतर गई, हम जानते हैं समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है टकराने के बाद वो फोकस से गुजर जाती है, तो टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजर जाएगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जो प्रकाश की किरण, जो 4 नियम हमने पढ़े थे उसमें से दूसरा कोई सा भी नियम लगा दो कि हम ये लगा देते हैं कि जो इस पे तिर्यक रेखा होती है, यानी जो मूल बिंदु O से टकराती है, तो जितने कोण पे टकराती है उतने ही कोण पर वो वापस चल जाती है। हम जानते हैं ये चीज, जो मूल बिंदु O से जाती है वो टकराने के बाद उतने ही कोण पर आगे चल जाती है। तो देखो ये वाली किरण टकरा के कहां जा रही है, ये जा रही है। ठीक है, ये किरण टकरा के कहां जा रही है, ये जा रही है। ये दोनों कहां काट रही है, इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर कौन बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यहां मैंने पहले से ही बना दिया था प्रतिबिंब, तो इस बिंदु पर बन जाएगा प्रतिबिंब। तो देखिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो जैसे ही हम अनंत से इसको सी और एफ अनंत के बीच में लेकर आए, तो जो पहले प्रतिबिंब फोकस पे था वो खिसक के कहां आ गया, सी और एफ के बीच में आ गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, तो सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में है। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है, तो यहां पर भी देखो ये किरणें दोनों आपस में टकराती हुई दिख रही है हमको, तो वास्तव में टकरा रही है, तो प्रतिबिंब का स्वरूप भी कैसा होगा, वास्तविक होगा। और जो चीज वास्तविक होती है वो हमेशा उल्टी ही होती है, तो वास्तविक और उल्टा हो गया। और यहाँ जो प्रतिबिंब का आकार है वो कैसा होगा, तो ये जो सारणी है इसको लाइन से याद रखना है हमको। ये आकार होगा, पहले बहुत छोटा बनता है, फिर थोड़ा छोटा बनता है, मतलब इससे तो बड़ा बनता है, फिर बहुत छोटा, दूसरी स्थिति आएगी छोटा बनेगा। ठीक है, फिर बड़ा बनेगा, फिर बहुत बड़ा बनेगा, इस तरह से बड़ा होता जाएगा। तो पहले बहुत छोटा और उसके बाद छोटा। तो इस तरह से हमने दूसरी स्थिति इसके लिए क्लियर कर दी। अब हम लेते हैं आगे तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति है वक्रता केंद्र सी पर रखा हो। अब हम क्या कर दिए, ये तीसरी स्थिति में हम ये जो हमारे पास दर्पण था, उत्तल दर्पण, यहाँ वक्रता केंद्र सी था, यहाँ फोकस था। अब तीसरी स्थिति में ये बिंब पहले अनंत पर था, दूसरी स्थिति में हम थोड़ा पास लाए, और फिर तीसरी स्थिति में कहां ले आए, वक्रता केंद्र सी पर ले आए। तो वक्रता केंद्र सी पर जब बिंब रखा होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो देखो मैंने बताया था पहली स्थिति में फोकस पर बन गया, दूसरी स्थिति में फोकस और सी के बीच में आ गया, तीसरी स्थिति में और दूर होकर कहां आ जाएगा, अब सी पर आ जाएगा। तो फोकस प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा। इसको दो चीजें ध्यान में भी रख लो, एक तो ये जो बिंब हम जैसे जैसे पास लाते जा रहे हैं, प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर होता जाएगा, एक एक पॉइंट दूर होता जाएगा। यहाँ एक एक पॉइंट पास ला रहे हैं, एक एक पॉइंट दूर होता जाएगा सभी में। लेकिन कुछ बातें हमको ध्यान में भी रहे तो उससे हम कभी कंफ्यूज ना हो जाए, हमको पूरी सारणी भी थोड़ा सा कंफर्म हो जाए कि ये सही है। तो वो 2-3 बातें ये है कि अनंत पर रखा होता है तो फोकस पर बनता है, और फोकस पर रखा होता है तो अनंत पर बनता है, और तीसरी बात सी पर रखा होता है तो सी पर ही बनता है। ये हम नोट डाल करके भी लिख ले 3 बातों को, कि अनंत पर रखा होगा तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखा होगा तो अनंत पर बनेगा, और सी पर रखा होगा तो सी पर ही बनेगा। ये 3 चीजें। तो देखो ये सी पर रखा था बिंब तो सी पर ही बनेगा, ये तो हमारे तीसरे पॉइंट से क्लियर हो गया। वरना हम यहां से भी देखना चाहे तो जैसे इसको एक कदम हम पास लाए, सी पर लाए, तो ये प्रतिबिंब खिसक करके सी पर आ जाएगा। देखो यहां से चित्र कैसे बनाएंगे, तो यहां से जो प्रकाश की किरण समांतर जाएगी, हम जानते हैं टकराने के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। और जो किरण फोकस से जाती है टकराने के बाद वो कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, मैंने ये दूसरी किरण को फोकस वाली क्यों ली, ये ध्रुव वाली क्यों नहीं ली, यहाँ वाली, तो ये ले लो तिर्यक रेखा, इसको भी ले लोगे, ये भी यहीं से जाएगी। देखो तीनों किरणें यहीं से जा रही है, वास्तव यहाँ पर टकरा रही है, तो यहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये बिंब और इसका प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा। तो इस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो वक्रता केंद्र जब सी पर रखा होगा बिंब, तो उससे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वो भी बनेगा वक्रता केंद्र सी पर।
अब बात करते हैं प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा। तो यहाँ पर भी प्रकाश की किरण हमको टकराती हुई दिख रही है, बिल्कुल ये डॉट डॉट लाइन से जब तक नहीं है जब तक वास्तविक ही है, तो ये सारी ये कैसे बनेगी, तो ये वास्तविक बनेगी। तो वास्तविक वह, और वास्तविक जो चीज होती है वो कैसी होती है, हमेशा उल्टी होती है, तो वास्तविक और उल्टी बनेगी। उसके बाद है प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा। तो देखो साइज कैसा होगा, तो पहले बहुत छोटा था, फिर उससे छोटा था, फिर आ गया इसके बराबर आ गया। अगली स्थिति में कौन सा आ गया, बराबर आ गया। तो जब भी वक्रता के अंदर सी पर कोई बिंब रखा होता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है, पहली बात तो सी पर ही बनता है, और दूसरी बात उसका जो साइज है, आकार है, वो जितना बड़ा बिंब होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो आकार में ये दोनों बराबर होते हैं। अगली बात हम करते हैं कि जब बिंब कहां रखा है, सी और एफ के बीच में। देखो अनंत पर हमने रख लिया, पास लेकर सी के पास ले आए, फिर हम सी पर ले आए, फिर हम सी और एफ के बीच में आ जाएंगे। तो अगली स्थिति हमारे कहां आ गई, तो अगली स्थिति आ गई हमारे सी और एफ के बीच में। यहां पर हमने क्या रख दिया, बिंब रख दिया। तो सी और एफ के बीच में जब हमने बिंब को रख दिया तो क्या होगा, तो ये देखो हमारे अवतल दर्पण है वही वाला, ठीक है, यहां हमने सी और एफ के बीच में रख दिया। अच्छा पहले तो बताओ एक चीज हम देखते हैं, अनंत पर रखा था तो फोकस पर बन रहा था प्रतिबिंब, फिर हम सी के पास ले आए तो सी और एफ के बीच में बन गया, फिर हम सी पर ले आए तो सी पर बन गया। अब हम सी और एफ के बीच में ले आए तो ये सी के बाहर चला जाएगा। तो हम जानते हैं सी के बाहर प्रतिबिंब चल जाएगा। जैसे जैसे हम बिंब को पास ला रहे हैं प्रतिबिंब कहां होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, एक एक स्टेप। इसको एक पहले को ध्यान रख लो, और पहला भी हम ध्यान ही रख लेंगे। अनंत पर रखा तो बिंब तो प्रतिबिंब तो फोकस पे बनेगा, उसके बाद बिंब को पास लेते जाओ, प्रतिबिंब को दूर लेते जाओ, ये सारी सारणी एक साथ बन जाएगी और सीधा सीधा हमें ध्यान हो जाएगा। एक बार ये सारणी बन जाए फिर हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे। तो ये सी और एफ के बीच में जैसे ही बिंब को रख दिया। अच्छा चित्र बनाना भी अगर हमको देखना है किस तरह का बनेगा, तो देखो प्रकाश की किरण जो समांतर जाएगी टकराने के बाद वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, और जो प्रकाश की किरण फोकस से जाती है वो टकराने के बाद सीधी हो जाती है, ठीक है। या और भी किरण चलानी है तो और भी चला सकते हैं, बाकी दो ही किरण से बन जाता है। ये दोनों यहाँ टकरा रही है तो यहीं पर कौन बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो इस तरह का प्रतिबिंब बन जाएगा। देखो चित्र में भी थोड़ा हमको दिख रहा है कि ये बिंब अगर इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब देखो इससे बड़ा बन गया, ऑटोमेटिक बड़ा बन गया, तो यहाँ पर बड़ा भी आ जाएगा। बाकी हम इनको ऐसे भी ध्यान रखें कि सब बहुत छोटा बनता है, अत्यधिक छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, इस तरह से छोटे से बड़े की तरफ जाता हूँ। तो हमने सी और एफ के बीच में जब बिंब को रखा तो प्रतिबिंब कहां बना, तो सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में, यानी सी के परे मान लो, या हम लिख सकते हैं सी व अनंत के बीच। तो सी और अनंत के बीच कैसा बन रहा है, तो ये प्रकाश की किरणें हमको वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जो चीज वास्तविक होती है हमेशा कैसी होती है, उल्टी होती है। और साइज कैसा होगा, तो साइज में देखो बहुत छोटा, छोटा, बराबर, फिर बड़ा। अब कौन सा आ गया, बड़ा आ गया। अगली स्थिति उसके बाद है फोकस पर जब बिंब रखा हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो ये तो हमारा पहला ही नोट से क्लियर हो जाता है, जब अनंत पर रखा हो तो फोकस पर बनेगा, और फोकस पर रखा हो तो अनंत पर बनेगा। तो बिंब को हमने फोकस पर रखा है तो ये कहां बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और अगर हम इसका चित्र भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बिंब को हमने कहां रख दिया, आपकी बार फोकस पर रख दिया यहाँ, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, उसका अनंत पर बन रहा है। जो प्रकाश की किरण समांतर जाएगी वो फोकस से होकर चल जाएगी, और जो प्रकाश की किरण मूल बिंदु ओ पर जाएगी वो इतने जितने कोण पर गई उतने ही कोण पर आगे बढ़ जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरण देखो चलती जा रही है और चलती जाएगी। ये कहाँ जाकर के मिलेगी, तो बहुत दूर जाकर के मिलेगी। उस दूर को बोलते हैं अनंत। अनंत पर जाकर के ये प्रकाश की किरण जब मिलेगी तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, अनंत पर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ निर्माण हो रहा है, अनंत पर हो रहा है। तो इसमें इस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होता है। ये हम लिख भी चुके हैं कि फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और ये किरणें वास्तव में वहां जाकर के मिलेगी, प्रकाश की किरण दोनों जा रही है, दूर जाकर के मिलेगी, और दूर जाके जहां भी मिलेगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, इतनी दूर जाके मिलेगी तो यहाँ तक इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब तो बहुत बड़ा होगा। तो अनंत पर जब रखा, अच्छा ये वास्तव में मिलेगी तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। जो चीज वास्तविक होती है वो कैसी होती है, उल्टी होती है। वास्तविक में उल्टा हो गया। और ये कैसा बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा। ये लाइन से भी है, बहुत छोटा, छोटा, फिर बराबर आ गया, बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो बहुत बड़े तक, बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक, ये सारी स्थिति आ जाएगी। उसके बाद लास्ट स्थिति, जब फोकस व ध्रुव के बीच में रखा हो, अर्थात इसमें हमने अब क्या कर लिया, फोकस और ध्रुव के बीच में, ये फोकस है वक्रता के अंदर, फोकस और ध्रुव के बीच में हमने बिंब को रख लिया। तो क्या होगा, तो फोकस और ध्रुव के बीच में जब हमने बिंब को रखा है उस स्थिति में क्या होगा, तो जो प्रकाश की किरण समांतर जाती है वो फोकस से गुजर जाती है, और जो ध्रुव से जाएगी
ध्रुव से जाएगी, वो कहाँ से जाएगी, जितने एंगल पर आई है उतने एंगल पर चल जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण देखो, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, हमको दिख रहा है दोनों प्रकाश की किरण अब समांतर नहीं है, एक दूसरे से दूर हो रही है। हम देख रहे हैं ये किरण यहाँ जा रही है, ये किरण यहाँ जा रही है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। और दो प्रकाश की किरणें यदि एक दूसरे से दूर जा रही है तो भले इनको कितनी भी दूर तक ले जाओ, अनंत तक ले जाओ, ये आपस में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि दो व्यक्ति है, दोनों के रास्ते अलग अलग है, दोनों अलग अलग चले गए, तो कितनी भी दूर चले जाए वो कभी आपस में नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर प्रकाश की किरणें आपस में नहीं मिलेगी तो फिर प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब निर्माण होता कहाँ है? तो देखो, इस प्रकाश की किरणों को अगर हम पीछे की साइड बढ़ाएं, इस तरफ तो कभी नहीं मिल रही है वास्तव में, लेकिन अगर हम डॉट डॉट करके पीछे की साइड बढ़ाएंगे इसको, तो ये प्रकाश की किरणें यहाँ हमको मिलती हुई प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा पीछे की ओर बढ़ाने पर ये प्रकाश की किरणें यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ हमारे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर हमारे बन जाएगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे, अंदर बन रहा है, और डॉट डॉट लाइन से बना है। अभी तक हमारा सब वास्तविक लाइन से बना था, लेकिन यहाँ डॉट डॉट लाइन से बना है। तो ये प्रतिबिंब जो हमारा होगा वो होगा आभासी। आभासी क्यों? क्योंकि ये डॉट डॉट लाइन से बना है। जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है हमेशा, ये तो हमने देखा ये सारे में। और जो आभासी होता है वो कैसा होगा? सीधा। तो ये प्रतिबिंब में एकमात्र प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में जो आभासी बनता है और सीधा बनता है। और इसका साइज कैसा होगा? तो साइज इसका बड़ा होगा। अनंत पर बनता है तो ही बहुत बड़ा होता है। यहाँ देखो, देख रहे हैं इतना छोटा था तो ये बड़ा बन गया, तो हमको दिख रहा है साइज कैसा होगा? बड़ा होगा। कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, इसको लिख सकते हैं दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? दर्पण के पीछे। अभी हमने देखा इस चित्र में, तो दर्पण के पीछे होगा। इस तरह से हमने अवतल दर्पण की सारी स्थितियों को देखा। यहाँ पर पूरा सारणी बना के अवतल दर्पण की सारी स्थितियों को लिखा भी है, समझा भी है, और इसको याद भी हम इसी तरह से रखें कि किस तरह से निर्माण होगा। तो एक बार सारणी हम फिर से देख लें। तो पहली चीज तो ये याद रखना, इसमें कितनी स्थितियां आती है? तो 6 स्थितियां आती है अवतल दर्पण के लिए। जब भी प्रतिबिंब निर्माण देखते हैं तो हमारे पास 6 स्थितियां आती है। कौन कौन सी है? एक बार हम अनंत पर रखेंगे, एक बार हम अनंत और सी के पास में रखेंगे, और तीसरी बार हम उसको सी पर रखेंगे, फिर हम सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर हम एफ पर रखेंगे, फिर हम एफ और मूल बिंदु ओ के बीच में रखेंगे। यही 6 स्थितियां हैं। तो जैसे जैसे हम इसको पास लाते जाते हैं बिंब को एक एक स्थिति, तो इन्हीं 6 स्थितियों में हमारे जो है प्रतिबिंब का जो निर्माण है वो दूर होता जाता है। तो उनमें प्रतिबिंब निर्माण में हम कौन कौन सी बातें याद रखेंगे? तो 3 बातें तो नोट कर लो, मैं बोलता जाता हूं। पहली चीज, अनंत पर रखा होगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। दूसरी चीज, फोकस पर बिंब रखा होगा तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। ये दो तो एक दूसरे के उल्टे से याद हो जाते हैं। तीसरा, जब सी पर रखा होगा तो सी पर ही बनेगा। ये तीसरी चीज हो गई। ठीक है, अब देख लो, अनंत पर रखा है तो फोकस पर बन गया। वास्तविक और उल्टा बनेगा क्योंकि वास्तव में किरणें मिल रही है। इसको डायग्राम से भी याद रख सकते हैं, या ध्यान रख लो अवतल दर्पण में जो 6 स्थितियां हैं उनमें से शुरुआत की 5वीं स्थिति में वास्तविक ही बनता है, केवल लास्ट वाली में आभासी बनता है इसमें। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो देखो, अनंत वाले का तो वैसे ही ध्यान में, अनंत पर रखा है, इतनी दूर कोई चीज रख दोगे और कांच यहाँ पर है तो प्रतिबिंब तो छोटा ही बनेगा। जब चीज पास रखी, कांच के पास हम खड़े होंगे तो हमारे बड़ी फोटो बनेगी। अगर हम कांच से अनंत पर खड़े हैं, बहुत ज्यादा दूर खड़े हैं, कहीं 10 किलोमीटर दूर खड़े हैं, कांच यहाँ है, तो प्रतिबिंब तो छोटा ही बनेगा। तो अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। और छोटा भी क्या? बहुत छोटा बनेगा। तो बहुत छोटा बनेगा। एक ध्यान हो गया बहुत छोटा, तो उसके बाद ध्यान रख लो फिर उससे छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, और फिर लास्ट में बड़ा बन गया। तो इस तरह से ये बन गए। उसके प्रतिबिंब में ये ध्यान रखो, वास्तविक जब भी बनता है तो उल्टा ही बनता है, आभासी जब भी बनता है सीधा ही बनता है। ये सारी चीजें हो जाएगी। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? तो अनंत पर रखा तो फोकस पर, फोकस पर रखा तो अनंत पर, सी पर रखते हैं तो सी पर। 3 तो हमारे मूल बिंदु से याद हो गए। उसके बाद ध्यान रखते जाओ, जैसे जैसे बिंब को हम पास लाते जाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे की ओर खिसकता जाता है। तो और ये लास्ट स्थिति है, इसमें कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, इसलिए वो आभासी सीधा है, बड़ा है। तो इस तरह से हमने सारी, अगर इन स्थितियों को इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे तो हम कोई सी भी स्थिति भूलेंगे नहीं और सारी स्थिति हमें याद हो जाएगी। अदरवाइज हम किसी भी तरह से इसको याद कर लें, ये याद नहीं होगी, हमेशा कन्फ्यूजन वाली रहती है। तो इन स्थितियों को देख लीजिए, समझ लीजिए, सारणी को उतार लीजिए और अच्छे से इस प्रश्न को, पूरी सारणी को। अच्छा, एक चीज और, इस सारणी को सीक्वेंस से याद रखें इसी तरीके से। अगर हम इसमें से कोई सी स्थिति आगे पीछे कर देंगे तो भी हमारे दिक्कत हो जाएगी। तो हमको क्या ध्यान रखना है? सारणी में सीरियल का भी ध्यान रखना है, क्रम इन्हीं 6 का यही होना चाहिए। और याद रखना तरीका कैसा है कि बिंब को पहले अनंत पर रखो, फिर सी के पास ले आओ, फिर सी पर रखो, सी एफ के बीच में ले आओ, एफ पर ले आओ, एफ के पास ले जाओ, लाइन से लेते जाओ, वही स्थिति हमारी है। तो इन चीज को नोट डाउन कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं अब।
तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति। तो उत्तल दर्पण की जो स्थितियां हैं वो तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेप है ही नहीं। तो देखो हम कैसे हम उत्तल दर्पण में देखेंगे, तो चित्र में हम बना देते हैं। ये हमारे कौन सा दर्पण, इस तरफ अगर हमने कलर कर रखा है तो इस साइड वाली कौन सी है, कांच वाली साइड है। तो कांच वाली साइड का मध्य भाग बाहर से उभरा हुआ है, किनारे धसे हुए हैं, ये हमारे उत्तल दर्पण है, हम जानते हैं। तो ये जो उत्तल दर्पण है इससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण देखें तो देखो उत्तल दर्पण में ये चीज़, उत्तल दर्पण में ये जिस गोले का कटाव भाग है यहाँ वक्रता के अंदर सी होगा और ये फोकस दूरी एफ होगी, इतना हम जानते हैं। उत्तल दर्पण में ये जो वक्रता के अंदर सी और फोकस दूरी आ रहे हैं, ये दोनों कहाँ हैं, इस दर्पण के उस तरफ है जहाँ पर हमने कलर किया हुआ है। लेकिन हम उस तरफ बिंब को रख नहीं सकते, क्योंकि बिंब तो हमेशा कांच के सामने रखा जाता है। तो कांच तो इस साइड है तो हम इधर ही रखेंगे। इधर ना फोकस दूरी है ना वक्रता के अंदर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो हम कौन सी हम अगर बिंब रखेंगे तो हम कैसे बताएंगे हमने फोकस पे रखा है या वक्रता के अंदर पे रखा है। वो चीज़ें तो वहाँ है और वहाँ रखेंगे तो कोई चित्र ही नहीं बनेगा। अगर कांच में हम जिस तरफ कलर कर रखा है उधर से हम देखेंगे तो हमें चित्र थोड़ी दिखाई देगा। हमने तो हमेशा कहाँ से देखना होता है, कांच से देखना होता है। तो कांच इस साइड है, इस साइड ना हमारे वक्रता के अंदर ना फोकस दूरी कुछ भी नहीं है, तो हम बिंब को कहाँ रखें, तो एक तो अनंत पर रख दो, क्योंकि एक अनंत पर रखने के लिए हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। और जब हम पास लाएंगे तो देखो यहाँ कौन सी स्थिति बताएंगे, बताने के लिए कुछ है ही नहीं कि हमने फोकस पे रखा है कि कहाँ रखा है, कहीं नहीं रखा। यहाँ तक ले जाओ, कहीं भी रख सकते हो। तो एक बन गया अनंत पर और एक कहाँ बन गया कि एक हम इतना बोल सकते हैं हाँ भाई अनंत और ध्रुव, इस ध्रुव के पास में कहीं पर रखा है। तो ये दूसरी स्थिति जरूर बता सकते हैं कि ध्रुव के पास में कहीं पर भी रखा है। अच्छा यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ कहीं रखा है, पर ध्रुव के पास रखा है, इतनी बात हम बता सकते हैं। तो दो ही स्थिति इसमें लेंगे। पहली स्थिति जब अनंत पर रखा हो बिंब, और दूसरी स्थिति जब अनंत और ध्रुव के बीच में, इसको हम कह सकते हैं ध्रुव के पास में कहीं पर बिंब रखा है। तो इन दो स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ कहाँ होगा ये दोनों देखेंगे। तो पहली स्थिति तो हमने कहाँ रख दी, अनंत पर रख दी। तो अनंत पर बिंब रखा है। अब बताओ कि अनंत पर जब बिंब रखा होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हम जानते हैं जब बिंब अनंत पर रखा होता है तो प्रतिबिंब तो फोकस पर ही बनता है। तो अनंत पर रखा है तो अनंत से प्रकाश की किरणें कैसी आती है, तो समांतर आती है। तो ये समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है अनंत से। तो प्रकाश की किरणें जब समांतर आ रही है तो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। लेकिन इसमें फोकस तो यहाँ है तो इसमें से तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो दर्पण है, दर्पण में किरणें हमेशा परावर्तित होती है, तो पीछे जाएगी। तो पीछे अब ये फोकस से नहीं जा सकती, लेकिन हम जानते हैं जो समांतर आती है वो कहाँ से जाती है, फोकस से। तो फोकस से जा नहीं सकती, लेकिन जाती हुई प्रतीत तो हो सकती है इस तरह से। ये ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से, यहाँ से। तो जब अनंत पर बिंब रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर जब रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। ये तो हमारे नोट से भी हमको याद है और हमने यहाँ लिख भी दिया, फोकस पर बनेगा। स्वरूप कैसा होगा कि प्रतिबिंब का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, तो देखो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये डॉट डॉट लाइन से बन रहा है, क्योंकि फोकस कहाँ है, दर्पण के अंदर है। तो दर्पण के जब अंदर बन रहा है तो वो जो डॉट डॉट लाइन से बन रहा है, तो इसलिए प्रतिबिंब का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। दर्पण के अंदर जब भी कोई चीज़ बनती है तो कैसी बनती है, आभासी, क्योंकि डॉट डॉट लाइन भी है। और आभासी कोई चीज़ होती है तो हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है। तो आभासी और सीधा बनेगा। आकार कैसा होगा, तो देखो अनंत पर रखा है हमने बिंब को, तो जब भी कोई चीज़ अनंत पर रखी होती है तो कांच में उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ये तो हमने पहले भी देखा था। तो वो कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो और इसका चित्र ये हो गया। दूसरी स्थिति जब अनंत और ध्रुव के बीच में रखा हो तो क्या होगा, अर्थात ये उत्तल दर्पण था, इसमें हमने जो बिंब रखा है वो कहाँ रख दिया, यहाँ। देखो अब की बार ये ध्रुव के पास है, पहले हमने बिंब को बनाया ही नहीं, क्योंकि बनाएंगे कैसे, अनंत तक तो हम जा ही नहीं सकते। पर इतना जरूर पता है अनंत से जो प्रकाश की किरण आती है वो समांतर आती है, इसलिए हमने समांतर से चित्र बना दिया। यहाँ हमने रख दिया, हम जानते हैं इसका फोकस यहाँ है और वक्रता केंद्र यहाँ है, दोनों अंदर है। अब हमने ध्रुव के पास रख दिया। अब कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जो प्रकाश की किरणें समांतर आएगी तो वो तो फोकस से जाएगी, तो अब अंदर तो जा नहीं सकती दर्पण के, तो इस तरफ चली जाएगी। तो हमको ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। दूसरी कोई सी भी स्थिति हम इसमें चला दें, जैसे हम त्रियक रेखा चला देते मूल बिंदु O पर, तो जो O पर जितने एंगल पर आती है उतने कोण पर जाती भी है। तो ये इस तरफ जो प्रकाश की किरण जा रही है हमें कैसा लग रहा है, कहाँ से आ रही है, यहाँ से आती हुई दिख रही है, यहाँ से। तो ये डॉट डॉट वाली दोनों लाइनें कहाँ मिल रही है, यहाँ। तो यहाँ पर बन जाएगा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखो प्रतिबिंब, ये ऐसे बिंब हमने तीर का निशान ऐसे खड़ा करा था तो ये प्रतिबिंब भी ऐसा ही बन रहा है, दिख भी रहा है ना, देखो सीधा बन रहा है। ये ऐसे खड़ा था तो ये इसका प्रतिबिंब भी ऐसा। और जो पिछले सारे चित्र देखे उसमें बिंब अगर ऐसे था तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो उल्टा जब बन रहा है तो उल्टा बन गया, और उल्टा हो गया तो वास्तविक हो गया, तो वास्तविक और उल्टे हो गए। यहाँ पर जो प्रतिबिंब है देखो ये तीर का निशान सीधा खड़ा है, तो यहाँ चित्र में प्रतिबिंब भी सीधा ही है और इससे छोटा है, हमको दिख रहा है ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, तो प्रतिबिंब इससे छोटा है। तो यहाँ बना दूँ, आकार में कैसा हो गया, ये छोटा हो गया। और हम वैसे भी जानते हैं बहुत छोटे के बाद स्थिति कौन सी आती है, छोटी, फिर बराबर, फिर वो।
और प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है, तो ये भी डॉट डॉट लाइन से बनाया गया है, या ध्यान रखो डॉट लाइन से बनाया गया तो भी आभासी होगा, और दर्पण के अंदर जब चित्र बन रहा हो तो भी आभासी होगा। तो यहाँ जो चित्र बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। और आभासी जो भी चीज होती है वो कैसी होती है, सीधी होती है, और हमको यहाँ दिख भी रही है कि सीधी है। और चित्र बन कहाँ रहा है, प्रतिबिंब, तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये फोकस था और ये ध्रुव था ओ, तो ध्रुव ओ और फोकस के बीच में बना है चित्र, तो ये बना है ध्रुव व फोकस के मध्य, ध्रुव व फोकस के मध्य में या बीच में, तो ये हमारे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हमने उत्तल दर्पण की भी, उत्तल दर्पण के अंदर ये दो ही स्थितियां आती है जहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो दोनों स्थिति को देख लिया। अनंत पर रखा है तो अनंत का तो हमको पहले से भी ध्यान है, वही नोट हमारे यहाँ भी काम करेगा कि अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बन जाएगा, और जब अनंत पर रखा होता है तो बहुत छोटा भी बनता है। और उत्तल दर्पण में ये ध्यान रखो, उत्तल दर्पण में दो ही स्थिति है और दोनों आभासी ही होती है, इसको याद भी रख लो। भले हम चाहें तो चित्र से देख के भी समझ सकते हैं, दर्पण के अंदर बन रही है तो आभासी है, नहीं तो उत्तल दर्पण में ध्यान रख लो दो ही स्थिति है और दोनों कैसी है, आभासी है, और आभासी होती है तो सीधी होती है, वो तो इसके साथ ही याद हो जाएगा। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है, तो अनंत पर रखा है तो अनंत पर तो फोकस पे बनती है, वो तो हमारे नोट से याद हो गया। और दूसरा, जब अनंत और ध्रुव के बीच में रखा है तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगी, यहाँ पर ये बन जाएगी स्थिति। इसको हम डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं। जब डायग्राम बनाएंगे और इससे ये प्रकाश की किरणें हम चलाएंगे, वो जो 4 नियम हमने देखे थे, चारों में से कोई से भी 2 नियम से प्रकाश की किरण चला दो, वो दोनों प्रकाश की किरण जहाँ काटेगी वहाँ अपने आप ही हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों से बनने वाले प्रतिबिंब निर्माणों को यहाँ देखा है और समझा है। के बाद 2 हमारे छोटे छोटे फॉर्मूले आते हैं जिन पर आधारित हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एक तो आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो देखिए जब भी कोई दर्पण होता है, चाहे वह उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है। तो ये जो दर्पण है ये इसका ध्रुव है O है, यहाँ कोई फोकस दूरी F है और यहाँ वक्रता के अंदर C है। जब भी हम दर्पण के सामने कोई बिंब रखते हैं, चाहे हमने कहीं भी रखा हो, यहाँ रख दिया हमने, तो इस मूल बिंदु O से और ये बिंब की जो दूरी होती है ये हमारे कहलाती है U क्या है, O से बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, ठीक है। अब जब ये बिंब रखा होगा तो इससे कहीं ना कहीं प्रतिबिंब भी बनेगा। तो यहाँ जो बिंब रखा होता है तो उससे प्रतिबिंब जैसे यहाँ बन गया, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस प्रतिबिंब, अब ये मूल बिंदु O से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, ये दूरी हमारे कहलाती है V। मूल बिंदु से प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है वो दूरी क्या कहलाती है, V। तो V क्या हो गया, O से प्रतिबिंब की दूरी। ये न्यूमेरिकल में हमारे काम आएंगे। U का मतलब होता है बिंब से बिंब की दूरी, मूल बिंदु से बिंब की दूरी, और V का मतलब होता है कि मूल बिंदु O से प्रतिबिंब की दूरी, और F का मतलब क्या होता है, स्मॉल f। तो ये होती है हमारे फोकस दूरी, और ये फोकस दूरी होती क्या है, तो मूल बिंदु O से इस F की दूरी, ये हमारे क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखो, U क्या है, बिंब की दूरी, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और F क्या है, फोकस दूरी। तो हमारे दर्पण सूत्र जो होता है, वो दर्पण सूत्र याद रख लो, इन तीनों के अंदर एक रिलेशन है कि 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये दर्पण सूत्र कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 3 चीज़ आती है इस फॉर्मूले में, एक तो आती है बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f। इनमें से कोई सी 2 चीज़ दे दी जाए, अगर बता दिया जाए कि कोई बिंब इतनी दूरी पर रखा है, इसका मतलब u दे दिया, उसका प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बन रहा है तो v दे दिया, उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, तो f हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही अगर फोकस दूरी और u दे दिया जाए तो v पूछ ले, फोकस दूरी और v दे दे तो u पूछ ले, या u और v दे दे तो f पूछ ले। इस तरह के 3 प्रश्न इस पर पूछे जा सकते हैं। बस इतना सही फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा दर्पण सूत्र। दूसरा एक चीज शब्द आता है हमारे आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा होना, कितना गुना बड़ा है, मैग्नीफाई कितना कर दिया, उसको कितना बड़ा कर दिया। तो आवर्धन कितना हुआ, मैग्निफिकेशन कितना हुआ, अर्थात जो हमने बिंब रखा था उसका जो प्रतिबिंब बना है वो उससे कितना गुना बड़ा बना है, कितना गुना छोटा बना है, वो उसके किससे निकालते हैं, आवर्धन से निकालते हैं। आवर्धन को स्मॉल m से लिखते हैं। यह मैग्निफिकेशन बताता है, m बताता है कि इसका जो मान होगा वो हमें ये बता देगा कि बिंब के साइज से कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये मैग्निफिकेशन को बताता है, आवर्धन को बताता है m। तो ये m का जो फॉर्मूला होता है ये होता है h'/h। क्या होता है, h'/h। अब ये h' और h क्या है ये समझ लो। तो जब भी कोई अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है, दोनों में से कोई सा दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, जो बिंब की साइज होती है उसको हम बोलते हैं हाइट h। जब भी हम इसके सामने बिंब रखेंगे तो बिंब की साइज क्या होगी, h। h क्या है, बिंब का आकार,
बिंब जितना लंबा होगा, जितना बड़ा होगा, वो क्या है, h है। और जब इससे प्रतिबिंब बनेगा कहीं पर भी, जहाँ यहाँ जैसे यहाँ प्रतिबिंब बन गया, तो जो प्रतिबिंब का साइज है वो क्या होगा, h डैश। h डैश क्या है, प्रतिबिंब का आकार। h डैश क्या है, प्रतिबिंब का आकार। यहाँ पर भी जो इससे प्रतिबिंब बन रहा होगा, ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी बने, डॉट डॉट यहाँ बन रहा है, तो इसका जो साइज होगा वो क्या कहलाएगा, h डैश। तो इसमें मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में दो ही चीज आती है, h डैश अपॉन h। h डैश क्या है, h डैश है प्रतिबिंब का आकार, और h क्या है, यह है हमारे बिंब का आकार। जो हम बिंब रखेंगे उसके साइज h, और जो उससे प्रतिबिंब बनेगा उसकी साइज h डैश। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को हम v अपॉन u भी लिख देते हैं, इसी फॉर्मूले को हम v अपॉन u भी लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, तो ये हमारे एक हम त्रिभुज इसमें बना करके और फिर इसको सॉल्व करके एक डेरिवेशन है, उससे हम v अपॉन u रख सकते हैं। पर हमें या तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही ध्यान रख लें, ये हमारे डायरेक्ट यूज में आता है कि मैग्निफिकेशन m बराबर होता है h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। अब यहाँ v और u क्या है, तो वही है अभी पिछले वाले दर्पण सूत्र में हमने देखे थे, बिंब की जो दूरी होती है मूल बिंदु से वो u, और प्रतिबिंब की जो मूल बिंदु से दूरी होती है वो v। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें अगर हमें बिंब का साइज दे दिया जाए, प्रतिबिंब का साइज दे दिया जाए, तो मैग्निफिकेशन पूछा जा सकता है। या मैग्निफिकेशन दे दे, बिंब का साइज दे दे h और प्रतिबिंब का साइज पूछ सकता है, या मैग्निफिकेशन प्रतिबिंब का साइज दे दे तो बिंब का साइज पूछ सकता है। या हमको मैग्निफिकेशन और u, बिंब की दूरी दे दे तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ सकता है, या बिंब की दूरी पूछ सकता है, या मैग्निफिकेशन। ये 4-5 चीजों पर आधारित है, एक दूसरे में से किसी से में भी पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला में ध्यान होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u, ये एक फॉर्मूला होता है। अब एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए इन फॉर्मूले में क्या परिवर्तन आता है, तो उसे देख लीजिए कि अवतल दर्पण जब होगा तो क्या होगा और उत्तल दर्पण होगा तो क्या होगा। तो अवतल दर्पण में जब मैग्निफिकेशन m निकालेंगे तो उसका मान क्या होगा, तो अच्छा दर्पण सूत्र में तो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दर्पण सूत्र वही रहता है, लेकिन यहाँ चेंज हो जाता है आवर्धन में। वो क्या चेंज होता है, देखो आवर्धन में ये h जो था ये ऊपर आ रहा था, और प्रतिबिंब जो बन रहा था h डैश ये नीचे आ रहा था। अब दर्पण की जब भी हम दूरियां लेते हैं, धनात्मक लेते हैं या ऋणात्मक लेते हैं, वो मैंने पिछले जो इसका पार्ट 1 है उसके अंदर बताया था कि दर्पण से जब भी इस मूल बिंदु से जब भी ऊपर दूरियां निकालोगे तो ऊपर दूरी हमेशा कैसे आएगी, धनात्मक आएगी, और जब भी नीचे दूरियां निकालोगे तो दूरियां कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो देखो h तो ऊपर धनात्मक आ रहे हैं, प्लस में आएगा, और h डैश जो भी प्रतिबिंब, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो उल्टे बन रहे थे, नीचे की ओर बन रहे थे, तो इसमें अवतल दर्पण जब लेंगे तो h ऊपर पॉजिटिव आ गया, h डैश जब नीचे नेगेटिव आ रहा है तो एक प्लस है एक माइनस है, यानी ये प्लस में ये माइनस में, तो ऊपर प्लस से नीचे माइनस है, तो इसका आंसर जो आएगा वो माइनस में आ जाएगा। इसलिए अवतल दर्पण में जब मैग्निफिकेशन m निकालते हैं तो वो माइनस का h डैश अपॉन h या कह दो माइनस का v अपॉन u होता है। ऐसा ही जब हम उत्तल दर्पण के लिए करेंगे तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में देखो बिंब भी ऊपर ऐसे ही बनता है और प्रतिबिंब भी ऐसे बनता है, आभासी और सीधा बनता है। तो जब इसमें आभासी और सीधा बन रहा है तो देखो h भी ऊपर ही आ रहा है, h डैश भी ऊपर है, दोनों प्लस में है, तो इसलिए जब उत्तल दर्पण की हम बात करते हैं तो दोनों प्लस में होते हैं, h डैश और h दोनों, तो इसका फॉर्मूला v अपॉन u। तो केवल इतना ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में जो मैग्निफिकेशन m है वो माइनस में फॉर्मूला आएगा, और उत्तल दर्पण में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो प्लस में ही है। फॉर्मूला यही है, बस अवतल दर्पण के लिए माइनस में लेंगे, उत्तल दर्पण के लिए प्लस में लेंगे। और अवतल दर्पण में भी जो 6 स्थितियां देखी थी उसमें जो लास्ट स्थिति थी जिसमें आभासी और सीधा बन रहा था, तो सीधा बन रहा था तो उसमें भी ये दोनों प्लस में ही आएंगे। समझ गए ना बात, प्लस आएगा या माइनस आएगा वो किस चीज पर निर्भर करेगा, तो वो हम यहाँ से देख ले कि उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी सीधा बन रहा है या वास्तविक उल्टा बन रहा है। तो उल्टा बनेगा तो 1 प्लस 1 माइनस, जिसके कारण माइनस में आंसर आएगा, और जब सीधा बन रहा होगा तो उसमें प्लस में आंसर आएगा। इतना सा ध्यान रखें तो ये दो फॉर्मूले भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे। जब न्यूमेरिकल हमसे पूछा जाएगा तो उसके आधार पर हम डिसाइड करें कि ये प्लस में या माइनस में। ये थोड़े न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे तो इसे और क्लियर कर लेंगे। तो ये दो फॉर्मूले और हो गए हमारे मैग्निफिकेशन m का कि h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u, और एक दर्पण सूत्र 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान में रखें, बहुत महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है और इस पर आधारित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हमारे यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर हमने परावर्तन की संपूर्ण घटनाओं को देख लिया, सारे दर्पणों को देख लिया, किस तरह से उनसे प्रतिबिंब निर्माण होते हैं, उन सभी चीजों को हमने समझ लिया है। अब हमारे आता है प्रकाश का अपवर्तन, और अपवर्तन क्या होता है वहां से लेकर के अपवर्तन के कारण जो दर्पण जो अब दर्पण की बजाय अब हम लेंस लेंगे और लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब निर्माण, और वो सब हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 के अंदर, वो हमारे आएंगे, तो उसको भी हम जरूर से देखें तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसको हम समझ सकें, और उस लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब निर्माणों को और लेंसों के कुछ फॉर्मूलों को और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हम उस पार्ट के अंदर देखेंगे।